प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में +2 क्लास यानी कि 12th क्लास की 4th यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल करने जा रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट। आज हम देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज या फिर मीन वैल्यू क्या होती है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, और फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू एसी की क्या होती है। और उसके बाद हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। इसलिए तैयार हो जाइए और कॉपी पेन निकाल लीजिए और बड़े ध्यान से इस पूरे वीडियो को आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और उससे पहले आप अपने इस चैनल जो तमाम तरह की फिजिक्स के सभी क्लासेस के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपकी तैयारी करवाएगा, फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए, और वो चैनल है आईसी सर फिजिक्स। तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। और हम शुरू कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने सेकंड यूनिट में बहुत डिटेल में पढ़ा है और हमने वहां देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट को हम मेनली 2 कैटेगरीज में रख रहे हैं। एक डायरेक्ट करंट होता है जिसे डीसी कहते हैं, जो हमारी बैटरी, हमारे ड्राई सेल्स वगैरह में होता है, और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, जिसे स्टडी करंट भी कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करंट का कांस्टेंट रहता है। लेकिन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि अल्टर, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो रही हैं, और ऐसे ही करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी कहते हैं। घरों में जो लाइट होती है वो अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। प्यारे बच्चों, ये आज का वीडियो आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे आप आईआईटी, नीट एग्जाम्स की तैयारी उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। द इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude changes continuously and periodically reverse its direction is called alternating current। यानी कि क्या डेफिनेशन हुई वो देख लीजिए। The electric current which changes, electric current whose magnitude changes continuously and periodically reverse its direction is called alternating current। The instantaneous value of alternating current is represented। इंस्टेंटेनियस का मतलब है जो टाइम के साथ वेरी करती रहती है। हम यही बात लिखेंगे कि the instantaneous value of alternating current is given by, उसे हम इस तरह से लिखते हैं, I is equal to I नोट साइन ओमेगा टी। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इक्वल टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, तो इसलिए हम साइनसोइडल, साइन वेव की तरह हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी टाइम के साथ रिपीट होता है आइडेंटिकली। चलिए देखते हैं, ये हो गई इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आई नोट क्या है, वे है, आप देख रहे हैं, आई नोट जो है ये तो टाइम के साथ वेरी करेगा। मैक्सिमम कब होगा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू या साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1।
जब इसको हम 1 कर देंगे तो आई किसके बराबर हो जाएगा, आई नोट, यानी कि करंट क्या हो गया, पीक, मैक्सिमम। तो आई नोट क्या है, आई नोट इज द पीक वैल्यू ऑफ एसी। और ओमेगा क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम कह रहे हैं, इट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। सो दिस इक्वेशन कैन बी फर्दर रिटन लाइक दिस, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। ये देखिए बेटे, ये भी एक ही बात है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन हम एक और बात जानते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम्स द पोलैरिटी चेंज इन यूनिट टाइम। ये देखिए, इन टी सेकेंड एक बार हो रही है तो 1 बाई टी, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू आई नोट साइन 2 पाई म्यू टी। तो प्यारे बच्चों, अलग अलग तरीके से हम करंट की इस वैल्यू को लिख सकते हैं। यह बात हुई करंट की, इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नोट इज दी, यही की तरह इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमआर। और बाकी की तमाम बातें जो फार्मूले हैं वो वैसे ही लिखे जाएंगे, साइन, ये देखिए बेटे, साइन 2 पाई म्यू टी। एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि पूरे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं और आगे के जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कंपटीशन वाले उनको करना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये बात हुई ग्राफिकली द अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड। अगर हम कैसे इसी करंट को अगर हम एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी इज, देखिए ग्राफ से अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को दिखाना चाहें या अल्टरनेटिंग ईएमएफ को दिखाना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे। दिस इज दी ओमेगा टी, इधर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट ले लिया और ये देखिए 0, और ग्राफ जो हमारा बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। और भी आगे चले तो ये जो देख रहे हैं, दिस इज द पीक वैल्यू, करंट इस तरह से बढ़ता जा रहा है एंड दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। और ये माइनस, ये भी पीक वैल्यू है बट विद नेगेटिव माइनस आई नॉट। और टाइम पीरियड की जब बात करें 0, और ये होता है t एंड बाई 2 एंड दिस इज द t। ये कंप्लीट साइकिल, इसे हम पॉजिटिव हाफ साइकिल कहेंगे, जो टाइम 0 टू t बाई 2 टाइम तक होती है, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो जाएगी जिसका टाइम है t बाई 2 टू t, और फिर साइकिल रिपीट्स हो रही हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है करंट का हो गया। करंट होता क्या है हमारा अल्टरनेटिंग करंट, वो बात हो गई है। अब हम ये उसी को, जैसे कि अभी मैंने जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको बताई थी, आई नोट साइन ओमेगा टी, ये इसी का ग्राफ है। जैसे साइन 0 0, तो 0 टाइम पर कितना हो जाएगा, जब ये 0 हो गया तो आई इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 तो 0 होती, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर साइन 90, जब 90 होगा तो साइन 90 कितना होता है, 1, ये 90 है। ये देखिए, ये यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो एंगल 90 और पीक वैल्यू हो जाएगी, और ये इसको हम 0 कह रहे हैं, और ये पाई बाई 2 हो जाएगी। ये फिर साइन 180, साइन 180 फिर 0 होती है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, दिस इज दी 180 पाई। इसी तरीके से ये 2 पाई हो जाएगा, और फिर से साइकिल रिपीट होती जा रही है। और ये साइन, आपने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जाना। अब हम देखते हैं
कि ये अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू क्या होगी। यहां से देखिए इतना ही प्लस में है और इतना ही माइनस है। अगर हम कंप्लीट साइकिल की बात करें एसी की, तो इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। उतना ही प्लस है उतना ही माइनस, आप कहेंगे तो 0 है। तो फिर हम कैसे इसको यूज करेंगे, तो चलिए डिफाइन करते हैं मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, इसको समझने से पहले आप एक बात जानिए। एक मैं उदाहरण देता हूं, आप समझ जाएंगे कि दो व्यक्ति एक जैसे काम को कर रहे हैं। एक व्यक्ति सीधा जा रहा है, किसी उस काम को लेके जा रहा है, और एक व्यक्ति वापस आके फिर जा रहा है, यानी कि वहीं वो चक्कर लगा रहा है, लेकिन काम की नेचर दोनों की एक जैसी। अब क्योंकि अगर हमें उनके काम के हिसाब से पैसे देने हों, तो सीधे जो जा रहा है उसका तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जो वापस एक ही जगह से एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जा रहा है, आ रहा है, उसका तो नेट डिस्प्लेसमेंट एक चक्कर के बाद 0 हो जाता है। तो क्या जो डिस्प्लेसमेंट 0, उसका वर्क हम 0 मान लें? क्या उसको कुछ भी ना मिले पूरे दिन काम करने के बाद, और जो सीधा जा रहा है उसको बहुत कुछ मिल जाए? क्या ये बात सही है? ठीक ऐसा ही एसी और डीसी के केस में होता है। अब हम जो चक्कर काट रहा है, जिसको हम एसी कहेंगे आगे चल के, उसे उतने ही पैसे मिलने चाहिए अगर उसने वैसा ही काम उतने ही समय के लिए किया है जितना कि सीधे जाने वाले ने किया है, तो फिर उन दोनों को बराबर ही मानना चाहिए। इसी तरीके से हम एसी की जो मीन वैल्यू है वो स्टडी करंट की टर्म में डिफाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या हुई। मीन वैल्यू एसी की, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो चक्कर काट रहा है जिसको हम एसी कह रहे हैं, उसका भी कार्य उतना ही माना जाए किसी गिवन टाइम में जितना कि सीधे जाने वाले का है डीसी का। अगर उसने वही कार्य उतने ही समय के लिए किया है तो फिर दोनों का बराबर हो जाए। यानी कि मैं बात जो कहने जा रहा हूं, अब आप समझ जाएंगे कि मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू एक ही बात है। मीन वैल्यू ऑफ एसी इज दैट स्टडी करंट, स्टडी का मतलब वही डीसी, दैट स्टडी करंट विच सेंड्स the same amount of the charge in a circuit as AC sends in time equal to half cycle of AC when passes through same circuit for same time। तो प्यारे बच्चों, ये हो गई मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी की स्टेटमेंट या डेफिनेशन। इट इज डिनोटेड बाय आई एम, और इसे हम आई एवरेज ऐसे लिखते हैं। चलिए अब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ये डेफिनेशन आपने लिख ली होगी अपने रजिस्टर में। पेन कॉपी लेकर के पढ़ने वाले बच्चे हमेशा पूरे कंप्यूटर के सामने इस वीडियो को देखते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं, तो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। उनको क्लास रूम की फीलिंग्स आनी चाहिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप उससे पूछे भी हमें। इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय डी क्यू बाई डी टी, यही होता है। यहां से हम बात करेंगे डी क्यू इज इक्वल टू
I इंटू डी टी। हमने इस तरह से लिख दिया। बट वी नो, हम जानते हैं, अभी हमने बताया था, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय, पुट दिस वैल्यू ऑफ आई इन दिस इक्वेशन। यहां रख दीजिए। देखिए हम क्या लिखेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। एक बार हम ये एसी के लिए निकालेंगे और फिर डीसी के लिए निकालेंगे, और डेफिनेशन में पहले ही बता दिया था दोनों सेम चार्ज डालते हैं। तो डी क्यू इतना आ गया है। तो हाफ साइकिल के लिए जैसे मैंने बताया था, एसी की जो हाफ साइकिल है यानी कि 0 से t/2 तक, यहां तक, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए तो 0 हो जाएगा अगर हम एसी निकालेंगे। तो टाइम हम कितना भी ले सकते हैं, तो 0 से t/2 जो हाफ साइकिल ऑफ एसी है उतना हमने यहां टाइम दिया है। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए फॉर द टाइम फ्रॉम 0 to t/2 वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू 0 to t/2 आई नोट, और ये देखिए यहां हमने आई की वैल्यू रखी थी, ये dt है ही पहले से, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। आई नोट को इंटीग्रेशन के साइन से हम बाहर ले लेते हैं और इसे इंटीग्रेट कर देते हैं 0 to t/2 साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ये देखिए बेटे, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा का या साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइड ओमेगा। माइनस साइन को हम बाहर ले लेते हैं और लिमिट्स हैं 0 to t/2। ओमेगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो इसकी ये लिमिट्स खोल देते हैं और यहां से हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि दिस Q इज इक्वल टू, ये देखिए बेटे, माइनस आई नोट, ओमेगा भी हमने बाहर ले लिया और ओमेगा के स्थान पर लिख देते हैं 2π/t, t ऊपर चला जाएगा। लिमिट्स खोल रहे हैं, कोस ओमेगा के स्थान पर तो क्या लिख रहे हैं, 2π/t, ठीक है ना। और इस t के स्थान पर पहले अपर लिमिट रखेंगे जिसको कहते हैं t/2, माइनस अब इस t के स्थान पर लोअर लिमिट रख रहे हैं और ये हो जाएगा cos 0। यहां से देखिए t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और अब हमारे पास आ गया है आई नोट t डिवाइडेड बाई 2π। और देखिए ब्रेक के इसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं cos π माइनस cos 0। ये देखिए हम जानते हैं cos π और cos 0 की वैल्यूज जो हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, वो रख दीजिए आई नोट टी डिवाइडेड बाई 2π। और ये देखिए cos π की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, 1, और cos 0 तो 1 होता ही है, तो हम इस तरह से लिख देंगे। अगला स्टेप देख रहे हैं आप यहां पर, माइनस आई नोट टी डिवाइडेड बाई 2π, और ये हो गया -2, माइनस तो हमने बाहर ले लिया, प्लस हो गया, और ये हो गया 2 से 2 हमने इसको कैंसिल कर दिया। और इस तरीके से हमारे पास आ गया है आई नोट टी बाई पाई। ये एक टर्म आ गई है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये कब निकाली हमने, ये एसी जो है 0 से t/2 टाइम में इतना चार्ज किसी सर्किट में सेंड करता है, डाल रहा है। अब हम स्टडी करंट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों उतने ही टाइम में सेम करते हैं। और जो वो डीसी है उसके लिए तो नॉर्मल बात है, सीधा फार्मूला लग ही जाता है, आई किसके बराबर होता है, Q/T। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इफ IM इज द मीन वैल्यू ऑफ AC, हम AC की मीन वैल्यू जो कि डीसी करंट के बराबर है, तो फिर बताएंगे, क्योंकि आप जानते हैं I किसके बराबर होता है, Q/T। तो Q किसके बराबर हो जाएगा, Q कितना हो जाएगा बेटे, Q इक्वल टू I इंटू टी, ये हो जाएगा ना, I इंटू टी। तो अब वही चीज हम यहां पर भी तो निकाल रहे हैं, Q इज इक्वल टू, ये तो कितना है M, और टाइम कितना हमारे पास t/2। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ गई। AC से निकाला, DC से निकाला, और डेफिनेशन के मुताबिक दोनों सर्किट में सेम टाइम के लिए सेम चार्ज डाल रहे हैं। तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी राइट, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो ये देखिए IM इंटू
T/2 इज इक्वल टू आई नॉट, मैं ये लिख रहा हूं, ये तो ये लिख दिया है और ये इसके बराबर है आई नॉट T/π। ये देखिए बेटे, अब यहां से T से T तो कैंसिल हो गया है और IM जो मीन वैल्यू है ये हो जाएगी 2/π इंटू आई नॉट। अब जब हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज रखेंगे बेटे यहां पर 2/π की, तो ये लगभग आ जाएगा 0.637 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू, और ये आ गई है हमारे पास मीन वैल्यू ऑफ AC। आप देख रहे हैं मीन वैल्यू ऑफ AC इज 0.637 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू। मतलब जो पीक होता है ना वो ये होता है, जैसे आपके एग्जाम्स में नंबर आते हैं तो किसी भाई पेपर में बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, वो तो पीक वैल्यू हो गई उसकी, और बाकी पेपर में जो एवरेज निकालते हैं वो कम हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि जो मेरी एवरेज जो नंबर है ना वो 63.7% आए हैं, किसका? मैक्सिमम का। जो मैक्सिमम नंबर आए हैं किसी के या किसी सब्जेक्ट में, उससे मेरी जो एवरेज वैल्यू है वो 63.7 टाइम बनती है। यानी कि यहां से स्पष्ट हो गया मीन वैल्यू ऑफ AC इज द 0.637 टाइम्स ऑफ इट्स पीक वैल्यू। यानी कि आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं 63.7% ऑफ पीक वैल्यू। आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ AC। इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। अगर हम इसे ग्राफ के द्वारा बेटे दिखाएं तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ AC इज, ये देखिए, इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं। ये देखिए, इधर हम ओमेगा टी ले रहे हैं और इधर करंट ले रहे हैं बेटे, ये I है। तो ये देखिए जब हम करंट की बात करेंगे ऐसे, ये साइकिल, ये जो है इसकी पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। अब ये जो मीन वैल्यू है ये इसकी 0.6, जैसे मान लो 0.5 पर होती तो आधी होती ना, वो तो इतनी होती, ये आधी से थोड़ी ज्यादा है, यानी कि लगभग ये दिस इज द IM मीन वैल्यू ऑफ AC, जो कि पीक वैल्यू की 0.637 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू है। सिमिलरली ये तो हमने करंट के केस में कहा, अगर हम अल्टरनेटिंग EMF की मीन या पीक वैल्यू, मीन वैल्यू निकालना चाहते हैं या एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? द मीन वैल्यू ऑफ, सिमिलरली उसको करने की जरूरत नहीं है, उसको भी अगर हम करेंगे तो इसी तरीके से रिपीट होते हुए आ जाएगी। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF इज गिवन बाय, ये भी इसी तरीके से आएगी। अगर हम इस फॉर्म में देखें तो 2/π इंटू E0 हो जाएगा, ये आएगा रिजल्ट, आप देख लेना उसमें। और अदरवाइज 0.637 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू। बेटे ये है मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एक बार AC के केस में कर लेंगे, चार्ज निकाल लेंगे इंटीग्रेट करके, क्योंकि वो तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। एक हम DC के लिए कर लेंगे और दोनों में फिर सेम चार्ज क्योंकि किसी सर्किट में डालते हैं, तो फिर हमारे पास उन दोनों को इक्वेट करके ये रिजल्ट आ जाता है।